बंद करो ये अपना नाटक। जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि रमेश जिंदा है। अभी आपने क्या कहा कि कल आप बाबा को क्या जवाब दोगी? मतलब? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैंने कहा कि कल को मैं दादा को क्या जवाब दूंगी। तुम एक बात अच्छे से समझ लो कि किसी भी सूरत में हेमदी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। कक्की, तुमने किया है सुबह से सिर्फ ये गुब्बारे फुलाने के अलावा? तो तुझे क्या लगता है ये गुब्बारे फुलाना कोई आसान काम है? अरे 10 गुब्बारे फुलाने के बाद तो इसे कलेजा मुंह तक आ जाता है, और तुझे लगता है कि मैं कुछ काम नहीं कर रही। वैसे बता क्या बात है? वो कक्की, ये तुम्हारी सारी तैयारी एक ही कमरे में धरी की धरी रह जाएगी अगर हेमदी घर के बाहर नहीं गई तो। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। कक्की, आज के दिन ये सब बातें नहीं निकलनी चाहिए, और ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हेमदी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए इसके बारे में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कक्की, कुछ ऐसा करो ना कि हेमदी को घर के बाहर जाना पड़े, वरना मुझे नहीं लगता कि हेमदी के होते हुए हम घर की सजावट कर पाएंगे। ओरे बाबा, तेरी बात सही है, मगर मुझे एक बात बता, अगर हम हेम को कहीं बाहर भेज देंगे तो वो लौटेगी तो इसी रास्ते से वापस ना? फिर तो उसे सब पता चल जाएगा, और फिर तेरा ये सरप्राइज देने का आइडिया भी तो खराब हो जाएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। क्या करूं कक्की? हम ना एक काम करते हैं, कल तक ना हेम को किसी कमरे में बंद कर देते हैं, और जैसे ही हमारी तैयारी हो जाएगी हम उसे निकाल देंगे। कक्की, तुम भी ना कुछ भी बातें करती रहती हो। परी, हाँ हेमदी आई। परी, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? उसमें नारी निकेतन की खबर छपने वाली है, तुम जानती हो? आज का पेपर तो मैंने देखा ही नहीं। लगता है अखबार वाला अखबार रखना भूल गया है। अब बाहर से लाना पड़ेगा ऐसा लगता है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? रोज तो वो न्यूज़पेपर डालकर जाता है। अरे हेम, ऐसा हो सकता है ना, शायद उसकी तबीयत खराब हो इसलिए उसने अखबार नहीं डाला हो। तुम एक काम करो ना, आज तुम्हारे संस्था की खबर छपी है तो तुम जाकर खुद ही अखबार ले आओ। सही कहती हो कक्की। वैसे भी आजकल ठंड भी बहुत बढ़ गई है। बेचारा इतना सुबह उठकर न्यूज़पेपर डालने आता है, लगता है उसे ठंड लग गई होगी। एक काम करती हूँ, मैं उसे देख भी आती हूँ और बाहर से न्यूज़पेपर भी खरीद कर आती हूँ। आप लोग अखबार की खबरें पढ़े, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि मुझे मेरे खबरों की खबर दें। इंस्पेक्टर मान, आप यहाँ इस वक्त? हाँ विक्टोरिया जी, मुझे आपसे सुशीला के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी ताकि उसे खोजने में मुझे आसानी हो सके। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि सुशीला को गायब हुए तकरीबन कितना वक्त हो गया होगा? यही तकरीबन 8 महीने। 8 महीने? अच्छा मुझे ये बताइए कि वो गायब कहां से हुई? डॉक्टर महेश के घर से, आपके घर से, या कहीं और से? देखिए इंस्पेक्टर, सुशीला को मैं कैसे जानती हूँ और सुशीला मुझे कहाँ मिली थी, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सुशीला ना मेरे घर से भागी है, ना ही महेश बाबू के। हम दोनों के घर से निकलकर वो सीधे अपने पति के घर से कहाँ चली गई, हमें नहीं पता। अच्छा ऐसी कोई तो जगह होगी जहां जाना उसे पसंद हो, मेरा मतलब वो अक्सर जहां जाया करती हो। ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ मगर जोगिन मुझे बता रहा था कि वो किसी मछुआरे से मिला था, और वो मछुआरा किसी लड़की के पानी में डूब जाने का जिक्र कर रहा था। हो सकता है कि हमें वहां से कोई सबूत मिल जाए। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे आपके मदद की जरूरत है। अभी मैं मछुआरों की बस्ती में जा रहा हूँ। हो सकता है जो बातें वो मुझे बताएं उसे आप सुशीला के साथ रिलेट कर सकें। हाँ,
आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलिए। कक्की, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे शायद आने में लेट हो जाए। हाँ हाँ, तुम अपना काम आराम से करके आना, सुशीला को ढूंढना भी तो जरूरी है। चलिए। अरे वाह, अच्छा हुआ हेमदी चली गई। अब हमें तेजी से घर की सजावट और बाकी कामों में लग जाना चाहिए, ताकि हेमदी के आने से पहले हमारा सारा काम खत्म हो जाए। हाँ हाँ, और सारा काम खत्म करके मैं भी चैन से सो जाऊंगी। ये फूलों की झालर हर कमरे के दरवाजे पे लगनी चाहिए और उस झालर से खुशबू भी आनी चाहिए। और ये मोतियों की झालर वहाँ मेन गेट पे लगा देना, और साथ में झूमर भी। जी मैडम। ठीक है, जाओ अभी। कक्की, तुम यहाँ बैठी बैठी सेठानी की तरह हुक्म के चला रही हो? वो गाजर कौन छीलेगा? चलो एक टोकरी भरकर गाजर छील दो। बच्चों को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अरे बाबा, कितना काम करवाएगी मुझसे? अरे इतना काम तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं किया। और ये तो हेम का जन्मदिन है, मेरा थोड़ी ना जन्मदिन है, जो मैं कल रात से जाग रही हूँ। देख, मेरी आंखों के नीचे भी काले घेरे पड़ गए हैं अब। और तू है कि तेरे काम ही नहीं खत्म होते। कक्की, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। जन्मदिन में इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अब मुझे क्या पता जन्मदिन पर क्या क्या करना पड़ता है। अरे देखा है मुझे कभी जन्मदिन मनाते हुए? कक्की, वैसे तुम कब पैदा हुई थी? मेरा मतलब तुम्हारा जन्मदिन कब है? अरे यही तो मुसीबत है। हमारे गांव में जन्मदिन मौसम देख के रखते थे, और इसी बात को लेकर स्कूल में दाखिला लेते वक्त भी मास्टर जी से बहुत झगड़ा हो गया, और तब से मैं स्कूल ही नहीं जा पाई। हाय कक्की, तुम जन्मदिन के कारण अनपढ़ रह गई। अब क्या बताऊं? मेरे पिताजी ने गुस्से में आकर मास्टर जी से झगड़ा कर लिया कि मेरी बच्ची 5 साल की है, और मेरी अच्छी खासी सेहत देखकर मास्टर जी कहने लगे, नहीं ये तो 10 साल की लगती है। बस इसी बात पर मेरे पिताजी को गुस्सा आया और उन्होंने उस मास्टर का सर फोड़ दिया और कहा कि आज से चोट की निशान में 5 साल जोड़कर मेरी बच्ची की उम्र लिख देना। बस एक वो दिन था और आज का दिन है। वो मास्टर ना तो स्कूल में दिखा, ना पूरे गांव में। अब उस समय वो हमारे गांव का अकेला मास्टर था, इस वजह से मैं अनपढ़ ही रह गई। अब तो मेरे लिए किताब का काला अक्षर काली भैंस के बराबर है। इसलिए तुम हमेशा काली काली बातें करती हो। चुप कर, काली जबान होगी तेरी। अब क्या गुब्बारा मेरे मुंह पे फोड़ेगी? चल पीछे हट। हाय कक्की, मैं इतना जरूरी काम कैसे भूल सकती हूँ? अब क्या हुआ? मैं बच्चों को फोन करके आती हूँ कि वो समय से घर पर आ जाए। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ और तुम सब लोग टाइम पर घर आ जाना। अरे परी, कौन आ रहा है? और टाइम पर आने के लिए किसे हिदायत दे रही थी? जी वो मैं। अरे परी, मैंने वो गाजर छील दिए हैं और वो सब बाकी की तैयारियां। अरे हेम, तुम कब आई? कक्की, कैसी तैयारी? किस चीज की तैयारियां चल रही है? तैयारी? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई तैयारी नहीं चल रही। मगर कक्की, अभी आप ही ने बात की ना तैयारी करने की। अरे हाँ, वो तो मैं परी से कह रही थी कि जल्दी जल्दी खाना पीना कर ले। वो क्या है ना, कल मुझे देवी जागरण करना है, इसलिए तैयार रहे। हिंदी, आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वैसे क्या हुआ, कुछ पता चला सुशीला का? कुछ भी नहीं कक्की, जो भी दिशा मिलती है उस तक पहुंचने की, वो सब एक अंधे मोड़ पर जाकर खत्म हो जाती है। कोई भी सही सही नहीं बता पा रहा है उसके बारे में। कोई कहता है कि नदी में कूदने वाली लड़की ही सुशीला थी, और कोई कहता है न जाने कितनी सुशीलाएं आती है अपने आप को खत्म करने रोज। कुछ समझ में नहीं आ रहा किसकी बात मानूं और किसकी नहीं। यही तो तुम्हारी समस्या है कि हर किसी के बारे में दिल से सोचने लगती हो।
अब सुशीला मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलती तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो जिए या मरे। अरे वो कौन सी तुम्हारी रिश्तेदार थी? और वैसे भी उस रमेश ने तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं किया, तो तुम क्यों उसकी पत्नी के बारे में इतना सोचती हो? कक्की, कैसी बात कर रही हैं आप? रिश्ते दिल से बनकर दिल से जुड़ते हैं, उनका खून से कोई संबंध नहीं होता। और अगर ऐसा ही होता तो लोगों के घरों में आपसी रंजिशें पैदा नहीं होती, और ज्यादातर झगड़ों में खून के रिश्ते ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। सुशीला मेरी कुछ भी नहीं लगती थी, मगर मेरा नाता उससे प्रेम का है। मेरा नाता उससे राधा और रुक्मणी का है। भले ही सुशीला मुझे कुछ ना समझती हो, मगर मैं अपना फर्ज निभाने में पीछे नहीं हटूंगी। तुम तो बस अपने फर्ज ही निभाती बैठो। मैं देख रही हूँ यहाँ हर कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा है, फिर चाहे वो तुम्हारा प्रिय रमेश ही क्यों ना हो। कक्की, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका दोष मैं किसी को नहीं देना चाहती। हाँ, मगर कभी कभी तकलीफ जरूर होती कि मेरा भगवान मुझसे इस कदर क्यों रूठा हुआ है। कक्की, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के दिन हेमदी को मत रुलाना। जोगिन बाबू ने भी खास तौर पर कहा था कि आज हेमदी का ध्यान रखना और उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। पर तुम नहीं मानोगी ना, वही करोगी जो तुम्हारा मन करता है ना? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे मैंने तो ठीक ही कहा ना। मैंने तो सिर्फ उसे इतना समझाया कि उसे अपने बारे में सोचना चाहिए। और क्या गलत कहा मैंने? हाँ, सब जानती हूं मैं कि तुमने क्या कहा होगा। अब इतना काम तो करो कि हेमदी को अच्छी अच्छी बातों में उलझा के रखो, ताकि वो अपने कमरे से बाहर ना निकल पाए। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं अंकुश, लेकिन हर मुश्किल का जवाब हम पलटवार और गुस्से से नहीं दे सकते। ऐसे तो दुनिया से अमन और शांति खत्म ही हो जाएगी। एक बार मेरे द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलकर देखो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन तब तक तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। अंकुश, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे चेहरे पर ऐसी हंसी देखे हुए वर्षों हो गए। हंसते हुए अच्छे लगते हो। मैं जाता हूं चाय बनाने और तुरंत आता हूं, ठीक है? वेट। अंकुश, अंकुश, कहां चले गए तुम? रमेश, कभी कभी जीवन में हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। कभी कभी हमें हमारे ही बनाए हुए उसूलों को तोड़ना पड़ता है। बार बार ताना देने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबुल, दोबारा मेरे सामने ऐसी बातें मत करना, नहीं तो मेरा तुम पर से भी विश्वास उठ जाएगा। ऐसा
कभी कभी हमें हमारे ही बनाए हुए उसूलों को तोड़ना पड़ता है। शायद अंकुश की मदद ना करके मैंने अपने जीवन के उसूलों को तोड़ा है। हेम जी से सच छुपाकर मैंने गलत किया है। लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ जिम्मेदारियां थी मेरे कांधे पर जिन्हें निभाना था। आज मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा हूं मेरे दोस्त। मुझे तुम जैसे दोस्त के सहारे की बहुत जरूरत है। तुम वापस आ जाओ। वापस आ जाओ मेरे दोस्त, वापस आ जाओ। हेलो, बहुत अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया। मुझे आज तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देखो दोस्त, तुम जानते हो कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं मेरे दोस्त, अधूरा हूं। मुझे भी तुम्हारी कमी खलती है मेरे दोस्त। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है तो तुम सामने क्यों नहीं आते? सबसे आंख में आंख मिलाकर बात क्यों नहीं करते? कुछ सवाल अधूरे पड़े हैं मेरे दोस्त, पहले उनके जवाब ढूंढ लूं। देखो, मैं अब तुम्हारा ये झूठ नहीं छुपा सकता। हेम जी जब भी मेरे सामने आती हैं, उनकी आंखों में 50 तरह के सवाल होते हैं। उन सारे सवालों का जवाब होता है मेरे पास, लेकिन मैं तब भी उनको निराश वापस भेज देता हूं। मैं जानता हूं कि हेम के आगे झूठ बोल पाना कितना मुश्किल है, लेकिन हर बार मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द उसकी जिंदगी खुशियों से भर के बहुत दूर चला जाऊंगा उसकी जिंदगी से। किस्मत ने क्या कम मजाक किया है उनके साथ जो तुम ऐसा कर रहे हो? मगर बारिन, हेम को मेरे बगैर जीने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या तुम्हें लगता है कि हेम जी की जिंदगी में खुशी तुम्हारे बगैर आ सकती है? इसलिए मैं उससे दूर रह रहा हूं। देखो, ऐसा करके तुम उनके दिल में अपने प्रेम की ज्वाला को और भड़का रहे हो। और ये प्रेम आखिर गहरा क्यों ना हो? आखिर उनकी गलती ही क्या है? तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं हेम की चाहत को कैसे रोकूं? देखो, तुम उनके सामने आ जाओ, उन्हें तड़पाना बंद करो, उनसे बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। शायद उनके दिल की नफरत कम हो जाए। तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं होता हेम से बिछड़ के? मेरे सीने में तकलीफ नहीं होती? हेम के बिना मेरा जीना ना जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है मेरी लाइफ में। आज मैं अगर जिंदा हूं तो हेम के साथ बिताई कुछ अच्छी यादों के सहारे, वरना मैं कब का मर गया होता। बस कुछ अच्छी यादें हैं जो मुझे सबसे जुड़ी हुई हैं। कभी कभी समझ नहीं पाता हूं किस्मत हमसे क्या चाहती है, क्यों मेरे साथ हर बार यही होता है। इसलिए मुझे समझ जाना चाहिए कि हमारी राहें कभी एक हो ही नहीं सकती। तुम्हारी एक बार की नाकामयाबी ने भले ही तुम्हें दुनिया के सामने आने से बचा लिया हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलतियों पे गलतियां करते जाओ। मुझे समझ है ज्वाला कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर समझ होती तो यूं मुंह उठाकर आनंदो बाबू के घर नहीं पहुंच गए होते। ज्वाला, कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो खुद चुकाए जाते हैं। जिसे तुम हिसाब कहते हो ना बाबुल, उसे मैं बेवकूफी समझती हूँ। ये कोई फिल्म नहीं है जिसमें तुम किरदार कर रहे हो। यहां हुई एक भी चूक तुम्हारा तो नामो निशान मिटाएगी ही, साथ में उसकी तपिश मुझ तक भी पहुंचेगी। चूक किसी से भी हो सकती है, इसमें बार बार ताना देने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबुल, दोबारा मेरे सामने ऐसी बातें मत करना, नहीं तो मेरा तुम पर से भी विश्वास उठ जाएगा। लगता है 10 साल जेल में रहने की वजह से तुम्हें गुमनामी की आदत पड़ गई है, लेकिन हमें नहीं। ज्वाला ने 10 साल जंगल जंगल भटक कर
अपना नाम पाने की तपस्या की है और इसीलिए मैं आज इस शहर में अपनी दहशत कायम करने के लिए आई हूं। अब हम किसी की कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। तुमसे जो गलती हुई सो हुई, उसे भूल जाओ। लेकिन हाँ, हम दोबारा ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आनंदो बाबू के नकली हस्ताक्षर करके कोर्ट में जमा करूंगा और फिर कोर्ट भी मुझे आजाद करने के लिए मजबूर होगा। हम दोबारा ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात और, अब तुम यूं इस तरह सरेआम लोगों के बीच घूमना बंद करो और कुछ दिनों के लिए शांत पड़े रहो, ताकि जिन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देखा है ना, उनके दिमाग में तुम्हारी छवि धूमिल पड़ जाए। नहीं ज्वाला, अब की हमने ऐसी योजना बनाई है जो हमें खुली हवा में सांस भी लेने देगी और आजादी से हम घूम सकेंगे। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि इस बार क्या योजना बनाई है तुमने। पिछली बार जब मैं आनंदो बाबू के घर गया था तो वहां मैंने एक फाइल देखी थी जो आनंदो बाबू ने मेरे खिलाफ तैयार की थी। यह भी इत्तेफाक था कि उनका लेटर हेड मेरे सामने आ गया। ये दोनों चीजें अगर मुझे मिल गईं तो फिर ये सारे सबूत मिटा दूंगा। आनंदो बाबू के नकली हस्ताक्षर करके कोर्ट में जमा करूंगा और फिर कोर्ट भी मुझे आजाद करने के लिए मजबूर होगा। तुम कह तो सही रहे हो बाबुल, मगर ऐसा होगा कैसे? अब तो वहां आपको सब लोग पहचानते हैं। ऐसा होगा, मुझे भी पता है कि आपकी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने उसका इंतजाम कर लिया है। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये काम वो बेवकूफ औरत करेगी। कौन बेवकूफ औरत? भाई दुर्गेश्वरी मेरे लिए फाइल भी लेकर आएगी और आनंदो बाबू का लेटर हेड भी। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? उसे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ये कंगन और ये हार हैं। ये कंगन हेम के हैं। मैंने एक बार हेम की मां के हाथों में कंगन देखे थे और रंगीला के कहने पर दुर्गेश्वरी ने ये कंगन उसके घर से चुराए। बस एक बार मेरा काम हो जाए तो ये कंगन भी तेरे हाथों में होंगे और ये हार भी तेरे गले में। बाबुल, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ज्वाला को कोई भी हार पसंद नहीं है, फिर चाहे सोने का हार हो या किसी खेल में हार हो। मैं चाहती हूँ कि बाबा एकदम से मेरे सामने आ जाए और मैं उनसे लिपट जाऊँ। वो अपना हाथ मेरे सर पर रखे और मुझे बहुत प्यार करे। तुम्हारा पूरा होगा ये वादा, आंखें खोलो अपने बाबा को देखो, मेरे दादा और तुम्हारे वो रहे बाबा।